फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन सिंह और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जिसमें हम एनसीईआरटी का जो सोशल स्टडीज़ है क्लास 9 का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारा पहला लेक्चर है एनसीईआरटी सोशल स्टडीज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड रिजीम के बारे में। ओल्ड रिजीम के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट अंडर द ओल्ड रिजीम, मतलब कि ओल्ड रिजीम के समय में जो गवर्नमेंट हुआ करता था वो क्या था। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे सोसाइटी अंडर ओल्ड रिजीम, मतलब कि जो ओल्ड रिजीम था, ओल्ड रिजीम मतलब कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस का सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उस समय सोसाइटी कैसी थी फ्रांस में। उसके बाद हम देखेंगे फिलोसोफर्स हु सपोर्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और लास्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से जो रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक होता है फ्रांस में कैसे स्टार्ट होता है वो देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम मतलब कि जो एंशियंट रिजीम था फ्रांस में, उसके बारे में हमको देखते हैं। सो इट इज द सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स दी जो सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम था फ्रांस में, ठीक है, नॉट ओनली इन फ्रांस बट इन एंटायर यूरोप 18th सेंचुरी के टाइम, ठीक है। 18th सेंचुरी के टाइम में जो सोसाइटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था फ्रांस में, उसी को बोला गया है ओल्ड रिजीम। तो इस समय जो कंट्रीज थे यूरोप में, उसको रूल किया जाता था बाय एब्सोल्यूटिज्म। अब ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये होता है कि इस समय फ्रांस में जो टोटल कंट्रोल होता था, फ्रांस में और यूरोप में और भी जो दूसरी कंट्री थी, टोटल कंट्रोल, ठीक है, टोटल कंट्रोल जो होता था वो किसका होता था? मोनार्क का। मोनार्क मतलब कि जो किंग की फैमिली थी उसका पूरा कंट्रोल होता था, ठीक है। किंग जो था वो सेंटर में होता था इन दी रूलिंग ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो फ्रांस में भी ऐसा ही होता था। फ्रांस में जो मेन पावर था वो किसके पास था? किंग के पास था। सो इट इज द एब्सोल्यूट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रांस। क्लासेस ऑफ पीपल मतलब लोग किस टाइप के क्लासेस में डिवाइड थे। तो जो लोग थे वो दो टाइप के क्लासेस में डिवाइड थे। पहले लोग जो थे उनको बोला जाता था प्रिविलेज क्लास, और जो दूसरे थे उनको बोला जाता था अनप्रिविलेज क्लास। तो जो प्रिविलेज क्लास के जो लोग थे वो किसी भी टाइप का कोई टैक्स का पेमेंट नहीं किया करते थे, और उनको सोसाइटी में बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया जाता था। मतलब सोसाइटी में उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी होती थी, तो टैक्स भी पेमेंट नहीं करना पड़ता था, और सोसाइटी में उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से होता था। मतलब लोग उनको अच्छे से पूछते थे पूरे समाज में, तो उनका काफ़ी ज़्यादा उनको इज्जत दी जाती थी। दूसरा है अनप्रिविलेज क्लास। तो जो अनप्रिविलेज क्लास जो है वो टैक्सेस पे किया करते थे, टैक्सेस का पेमेंट किया करते थे, लेकिन उनके साथ सोसाइटी में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। तो ये दो टाइप के क्लासेस थे। एक तो था हमारा प्रिविलेज क्लास, प्रिविलेज क्लास को ना टैक्स देना पड़ता था और उनके साथ ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया जाता था। और दूसरा था अनप्रिविलेज क्लास, जिनको टैक्स पेमेंट करना पड़ता था और उनके साथ ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं होता था। चलिए, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट अंडर ओल्ड रिजीम। मतलब कि ओल्ड रिजीम के टाइम में, 18th सेंचुरी के टाइम में जो गवर्नमेंट होती थी वो कैसी होती थी। तो ये माना जाता था कि भैया किंग जो है उसका जो रूल जो है सोसाइटी में, वो एक डिवाइन रूल है। इट इज द डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल। मतलब कि किंग को समझा जाता था कि इसको गॉड ने भेजा है। गॉड हैज सेंट द किंग फॉर रूल, ठीक है। इसीलिए जो किंग का जो राइट है उसको क्या बोला गया है? डिवाइन राइट। जैसे कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता था तो उसमें बोलते थे गॉड पुट द वर्ल्ड इन मोशन। मतलब गॉड ने
वर्ल्ड को बनाया, तो गॉड ने वर्ल्ड को बनाने के बाद कुछ लोगों को पोजीशन दिया पावर का, ठीक है। वर्ल्ड को बनाने के बाद कुछ लोगों को रखा कि भाई इनका काम है वर्ल्ड को चलाना। नो वन कैन क्वेश्चन गॉड। जिस तरीके से गॉड को क्वेश्चन नहीं किया जाता, उसी तरीके से गॉड ने जिनको रखा है रूल करने के लिए उनको भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और अगर मोनार्की को कोई क्वेश्चन करेगा तो उसको समझा जाएगा कि भाई ये ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी क्या होता है भाई? रिलीजियन में किसी टाइप का रिलीजियस क्राइम, ठीक है। रिलीजियस क्राइम जो होता है ना, मतलब कि रिलीजन में कुछ चीज़ों को करना मना होता है और उसको अगर कोई करे तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। रिलीजन को गलत इंटेंट के साथ पोर्ट्रे करना, ये होता है ब्लास्फेमी, ठीक है। तो क्योंकि किंग जो है, इसको अपॉइंट किसने किया है? इसको अपॉइंट किया है गॉड ने, अपॉइंट किया इनको। और जिस तरीके से गॉड को कोई क्वेश्चन नहीं करता, उसी तरीके से किंग के रूल को भी कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि भाई ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ये स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्टोरी में आगे जाएंगे। एक बैकग्राउंड हमने तैयार किया है 14 जुलाई 1789 का। ये इंपॉर्टेंट एक डेट है। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? सीज ऑफ द बेस्टिल प्रिजन। ये जो बेस्टिल प्रिजन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये एक प्रिजन है। यहाँ पर क्या है कि राजा के अगेंस्ट कोई भी कुछ अगर काम करता था या कोई क्राइम करता था तो उनको इस प्रिजन में रखा जाता था। तो ये जो एक प्रिजन जो है, ये एक सिंबल था डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। मतलब किंग का जो रूल है, किंग से सब डरते हैं, ठीक है। और जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको किंग कहाँ रख रहा है? जेल के अंदर रखता था। तो बेस्टिल प्रिजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो फ्रांस में लोगों ने क्या किया, वो राजा के रूल से इतना ज़्यादा वो परेशान हो गए कि वो बेस्टिल प्रिजन पहुंचते हैं और वहाँ जो कमांडर जो थे जेल के, उनको मार देते हैं और सारे जो प्रिजनर्स को प्रिजन के बाहर कर देते हैं। तो जो लोग हैं वो बेस्टिल प्रिजन के अंदर घुसते हैं और अंदर घुसने के बाद पूरा बेस्टिल प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था फ्रांस में वो क्या था। तो सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो जो पहला पार्ट था उसको बोलते थे फर्स्ट एस्टेट, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट में कौन लोग रहते थे भाई? क्लर्जी लोग रहते थे। क्लर्जी मतलब कि जो चर्च होता है ना, चर्च के जो हाई रैंकिंग मेंबर्स होते हैं, जो पूरे चर्च का देखरेख करते हैं, उनको हम क्लर्जी कहते हैं, ठीक। तो पहले पार्ट में होते थे क्लर्जी और सेकंड पार्ट में जिसको बोला जाता था सेकंड एस्टेट, ठीक है। सेकंड एस्टेट में होते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब कि जो फ्यूडल प्रिविलेज क्लास। फ्यूडल प्रिविलेज क्लास मतलब कि फ्यूडल किनको कहा जाता है? जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेट में नोबिलिटी लोग रहा करते थे जो अपने लैंड्स को अपना मतलब बहुत बड़े वो ओनर होते थे लैंड के, और अपने लैंड में वो जो पीजेंट्स होते थे उनसे वो काम करवाया करते थे। तीसरा स्टेट जो है हमारा वो है थर्ड एस्टेट। और थर्ड एस्टेट में जनरली ऑर्डिनरी लोग होते थे, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, फ्रॉम पीजेंट्स इन द कंट्री साइड टू वेल्दी बुर्जुआ मर्चेंट्स। तो थर्ड स्टेट में जो आम जनता थी उन लोग हुआ करते थे, ठीक। नेक्स्ट इसमें कुछ टैक्सेस का नाम दिया हुआ है। जो सबसे पहला टैक्स है टिथिस। तो ये जो टिथिस जो टैक्स है इसको क्लर्जी लोग लिया करते थे। क्लर्जी मतलब कि चर्च के लोग लिया करते थे, चर्च का काम चलाने के लिए, ठीक है, धर्म को प्रोपगेट करने के लिए। और इसका जो वैल्यू होता था 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो जितना भी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा जो है ये एज अ टिथिस टैक्स लिया जाता था। सपोज मान लो किसी के लैंड से अगर 100 kg जो है इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इस 100 kg में इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 10 kg। एज अ 10 kg जो है टिथिस टैक्स जो है देना पड़ता था। टैली एक दूसरे टाइप का टैक्स था, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता था।
तो ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोबारा रिवर्स करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब कुछ फिलोसोफर्स थे यूरोप में जिनका काफी बड़ा रोल रहा है रिवॉल्यूशन में, ठीक है। जो फिलोसोफर्स ने जो चीज बोला कि सोसाइटी में क्या चेंज आना चाहिए, सोसाइटी में क्या रिवॉल्यूशन आना चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, ठीक है। इवन क्वेश्चंस भी पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। सबसे जो पहले हमारे फिलोसोफर हैं वो है जॉन लॉक, दूसरे हमारे जीन जैक्स रूसो और तीसरे हैं मॉन्टेस्क्यू। तो इन तीनों ने क्या क्या कहा, क्या क्या बोला, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जॉन लॉक है, इनके बारे में देखते हैं। तो जॉन लॉक जो थे, इन्होंने किताब लिखी जिस किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने बोला दैट देयर इज नो डिवाइन राइट ऑफ द किंग। ये जो डिवाइन राइट बोला जाता है ना किंग का, कि भाई भगवान ने किसी किंग को भेजा रूल करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया, दुनिया का क्रिएशन हुआ, क्रिएशन होने के बाद कुछ लोग पावर में आ गए, तो हमें किंग का जो रूल है उसको क्वेश्चन करने का हमारे पास पूरा पूरा राइट है, ठीक है। दूसरे जो हमारे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे वो थे जीन जैक्स रूसो। अब ये जो जीन जैक्स रूसो जो थे, इन्होंने बुक लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में जो रूसो थे उन्होंने बोला कि भैया जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं, गवर्नमेंट जो है और जो लोग हैं, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट और लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पीपल, ठीक है। इस तरीके से रूल होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि भाई जो गवर्नमेंट है वो लोगों के फेवर में रूल करेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए रूल करेगा। और अगर गवर्नमेंट के रूल से लोगों का वेलफेयर अगर नहीं हो रहा है तो लोगों के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं या दूसरा गवर्नमेंट चुन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट थे हमारे मॉन्टेस्क्यू। अब ये जो मॉन्टेस्क्यू जो थे, इन्होंने अपनी किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने लिखा कि भाई ये जो राजा के पास इतना पावर है ना कि कानून भी वो खुद ही बनाता है, कानून को एग्जीक्यूट भी वो खुद ही करवाता है, और जो जस्टिस है सोसाइटी में वो भी राजा ही देता है। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये बोला दी स्पिरिट ऑफ लॉज में कि ये जो पावर है ना, इसका डिवीजन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, इसका डिवीजन हो जाना चाहिए, और इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। एक बना दो आप लेजिस्लेचर, जिसका काम होगा कानून बनाना, दूसरा बना दो आप एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होगा कानून को इम्प्लीमेंट करना, और तीसरा बना दो जुडिशरी, जिसका काम होगा सोसाइटी में जस्टिस देना, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट तो है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये जो टॉपिक है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव एन ऑसम डे।